ऑलराइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर्स और हम लोग जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट समझेंगे। कैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आप यूज कर सकते हो, क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और क्लासिक कंस्ट्रक्टर में, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की लिमिटेशन क्या होती है और कहाँ पर आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की बजाय क्लासिक कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहिए। ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का। तो सबसे पहली बात आप जान लो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आपको जो है वो C#12 या इसके बाद वाले वर्जन में मिलता है। इसके पहले वाले वर्जन में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का जो है वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो आपको C#12 या इसके बाद वाले किसी वर्जन पे होना पड़ेगा। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं हम लोग। तो जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आपका होता है ये आपको कंस्ट्रक्टर पैरामीटर डिफाइन करने की फैसिलिटी देता है। तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर आप कहाँ डिफाइन कर सकते हो? डायरेक्टली ऑन द क्लास डिक्लेरेशन। तो जब आप क्लास डिक्लेयर कर रहे हो तभी आप कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हो। ऐसी फैसिलिटी देता है आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। क्लासिक कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल लिए हुए हैं। पहला आपका जो है वो क्लासिक कंस्ट्रक्टर का है और दूसरा यहाँ पे आपका जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का है। तो पहले मैं आपको क्लासिक कंस्ट्रक्टर दिखा देता हूँ। तो क्लासिक कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है कि क्लास के अंदर होता है। तो आप यहाँ पे आपकी क्लास है जो आपकी पर्सन क्लास है और फिर आपका ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आपका जो है वो क्लास के अंदर यहाँ पे बना हुआ है। अब कंस्ट्रक्टर में आप जो इनिशियलाइजेशन लॉजिक लिखते हो वो सारा आपका यहाँ पे रहता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लिए, जो भी आपके कंस्ट्रक्टर पैरामीटर हो वो आप यहाँ पे लेते हो। उसके बाद यहाँ पर आप उनको इनिशियलाइज करते हो। तो ये फील्ड हम लोगों ने ली हैं, इन फील्ड को हम लोग जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के साथ यहाँ पर जो है वो इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो आपका क्लासिक कंस्ट्रक्टर होता है उसके जो पैरामीटर होते हैं उनका जो स्कोप होता है वो विद इन द कंस्ट्रक्टर होता है। इस कंस्ट्रक्टर के बाहर क्लास में कहीं और कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को आप जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते हो। और यही रीजन होता है कि हम लोग यहाँ पर जो है वो फील्ड बनाते हैं और फील्ड में हम लोग पैरामीटर को इनिशियलाइज करते हैं ताकि क्लास में कहीं और अगर हमें जरूरत पड़े तो हम लोग फील्ड के थ्रू उनको एक्सेस कर पाएँ। डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है, फील्ड के थ्रू आप जो है वो एक्सेस करते हो। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो फील्ड बनाई है और फिर ये फील्ड हमारी जो है वो थ्रू आउट द क्लास एक्सेस होगी। ये पैरामीटर आपको जो है वो एक्सेस नहीं होंगे, ये आपको सिर्फ जो है वो आपके कंस्ट्रक्टर बॉडी के अंदर ही एक्सेस होंगे। ये केस आपका जो है वो क्लासिक कंस्ट्रक्टर का है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में आप क्लास बनाते हो और क्लास के साथ ही कंस्ट्रक्टर पैरामीटर यहाँ पे पास कर देते हो। तो अब ये क्लास के अंदर नहीं है, ये आपका क्लास डिक्लेरेशन के साथ ही यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर हो गया। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो क्लासिक कंस्ट्रक्टर है वो क्लास के अंदर है, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आपका जो है वो क्लास के साथ ही यहाँ पे आपने जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो ये वैल्यूज आपके जो पैरामीटर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के ये डिक्लेयर हो गए। तो ये जो सिंटैक्स आपका है ये आपका कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। अब प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम लोग बाकी चीज़ों की जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की क्लास को जो है थोड़ा सा एक्सपेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर क्लास डिक्लेरेशन के साथ हम लोगों ने यहाँ पे दो पैरामीटर ले लिए हैं जो कि आपके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर हैं। अब ये जो पैरामीटर हैं इनका स्कोप, सबसे पहले आप समझ लो कि इनका स्कोप क्या है। इनका स्कोप अब क्लास लेवल का है। ये जो है वो आपको क्लास लेवल पे यहाँ पे एक्सेसिबल है कि थ्रू आउट द क्लास आप इनको एक्सेस कर सकते हो। वही मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया और एक वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है और इस जो आपका यहाँ पे जो पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर का, इन पैरामीटर्स को मैं यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पर इनको जो है वो यहाँ पे असाइन कर दिया। तो जो आपके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर हैं वो आपके क्लास लेवल पे डिफाइन है और उनका स्कोप क्लास लेवल का होता है। इनको हम लोग थ्रू आउट द क्लास यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक यूसेज दिखाया। दूसरा यूसेज ये कि मैंने एक मेथड बनाया है और यहाँ पर भी मैं जो है वो जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर हैं उनको ही यूज कर रहा हूँ। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर हैं उनको यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपका फर्दर क्लास में कहीं पे नीचे जाके एक और मेथड होगा या आप कहीं यूज करोगे तो आप जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर हैं उनको थ्रू आउट द क्लास यूज कर सकते हो। ये चीज आप जो है वो क्लासिक कंस्ट्रक्टर में नहीं कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था क्लासिक कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर होते हैं उनका स्कोप जो है वो विद इन दी कंस्ट्रक्टर ही होता है, क्लास लेवल पे नहीं होता है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जो है वो फर्दर डिस्कशन करेंगे कि आपको किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो चूंकि आपका जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसके पैरामीटर जो है वो डिफाइन है क्लास लेवल पे, तो आप ये मत समझना कि उनको ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइवेट फील्ड मिल जाएगी और प्राइवेट फील्ड उनकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी जैसे आपका ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज में होता है। वैसा यहाँ पर नहीं होता है, कोई भी प्राइवेट फील्ड नहीं बनती है। वो जस्ट पैरामीटर रहते हैं और उन पैरामीटर को जो है वो आपको अकॉर्डिंगली जो है वो डील करना पड़ता है। वहाँ पर कोई भी ऑटो इंप्लीमेंटेड प्राइवेट फील्ड जो है वो नहीं बनती है और वो प्राइवेट रीड ओनली कुछ भी नहीं होती, वो सिर्फ जो है वो पैरामीटर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है वो आपके जो है वो म्यूटेबल होते हैं। तो म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि उनकी वैल्यू जो है वो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन कहीं पर भी चेंज करी जा सकती है। तो आपकी ये क्लास है और यहाँ पे आपकी जो है वो क्लास खत्म हो रही है और यहाँ पर आपने जो है वो दो पैरामीटर दिए हुए हैं। तो ये पैरामीटर जो है वो आपके ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो म्यूटेबल हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो मे बी इसको मैं अगर x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो यहाँ पर मैं x इक्वल टू जो है वो x1 कुछ भी करके यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी और फर्दर यहाँ पर जो वो x की वैल्यू जो है वो x1 हो जाएगी। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझा दूँ इस तरह से, तो मैं वापस चलता हूँ इस क्लास पे और मान लो कि आपका जो नेम है यहाँ पर, जब आपने यहाँ पे जो है वो पास किया नेम, तो नेम मान लो कि आपने पास किया यहाँ पर x, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपका असाइन होगा तो वो x असाइन होगा और उसके बाद इस लाइन पे आके आपने जो है कर दिया नेम इक्वल टू x1। तो फर्दर जब आप यहाँ पे आओगे तो नेम इक्वल टू x1 होगा। तो ये चीज़ क्यों हो पा रही है? क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के आपके जो पैरामीटर हैं वो म्यूटेबल हैं, उनकी वैल्यू जो है वो चेंज की जा सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये थ्रू आउट द क्लास एक्सेसिबल तो है, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो चेंज की जा सकती है विद इन द स्कोप ऑफ द क्लास। और ये एम्फसाइज मैं क्यों कर रहा हूँ? ये एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका जो है वो कई रिस्क यहाँ पे हो सकते हैं कि आपने जो है वो क्लास में कहीं भी जो वैल्यू थी उसको नल कर दिया और फिर आपको नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ गया, या फिर आपने कोई कैलकुलेशन कर रहे थे और आपने जो है वो वैल्यू वहाँ पर चेंज कर दी और उसके बाद में फर्दर डाउन आपको जो पता चला कि आपकी वैल्यू रॉन्ग है। तो ये ऐसी एरर को इंट्रोड्यूस कर सकता है जो एरर्स ढूंढने में आपको जो है वो मुश्किल आएगी। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल होते हैं और उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसलिए इनको जो है आपको केयरफुली कैप्चर करना होता है जब भी आपको जो है वो वैल्यू को बहुत अच्छे से जो है वो डील करना होता है। आप इस बात का जो है वो ध्यान रखें कि ये जो है वो म्यूटेबल होते हैं। कोई भी ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलता है जो कि न्यू हो। आपको हमेशा वही जो दिस कीवर्ड वाली ओवरलोडिंग होती है वही आपको जो यूज़ करनी पड़ती है मल्टीपल पैरामीटर के केस में, और फिर आपको जो है वो बेस क्लास में पास करना पड़ता है, तभी भी आप यहाँ पर जो है वो दिस कीवर्ड का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी जो आपका नया कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। रिकॉर्ड आपके जो हैं उनमें पहले से ही प्राइमरी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। क्लासेस में जो है वो कब आया है? क्लासेस में आया है C#12 से, तो रिकॉर्ड्स में पहले ही था। अब रिकॉर्ड में जिस तरह से आपका जो है वो बिहेव करता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, क्लासेस में वैसे नहीं करता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको जो है वो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जैसे रिकॉर्ड्स में बिहेव करता है वैसे ही क्लासेस में बिहेव करता है, ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड्स में आपको ऑटो जनरेटेड प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती हैं और इसीलिए ये कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है कि अगर आपने रिकॉर्ड में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर पढ़ा है तो आप उसको सीधा जो है वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास में जो है वो आपको ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी नहीं मिलती हैं। आपका जो रिकॉर्ड है उसमें आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, जबकि क्लास में कैसे होते हैं? क्लास में म्यूटेबल होते हैं। तो दोनों में जो है वो डिफरेंस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड का जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है वो भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, बट उसकी डिजाइन और उसकी वर्किंग क्लास का जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उससे डिफरेंट है। नेम सेम है बट आपकी वर्किंग जो है वो डिफरेंट है दोनों में, क्लास में और रिकॉर्ड में। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंट है। तो जो ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी रिकॉर्ड में होती हैं, क्लासेस में नहीं मिलती हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के केस में। वैल्यू इक्वलिटी आपको रिकॉर्ड में मिलती है क्योंकि ये इम्यूटेबल होते हैं, क्लास में नहीं मिलती है क्योंकि ये म्यूटेबल होते हैं और इनकी वैल्यू जो है वो ओवर द एग्जीक्यूशन चेंज की जा सकती है। तो यहीं पे इम्यूटेबिलिटी यहाँ पे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है आपको रिकॉर्ड्स में, और क्लास में आपको मैनुअली जो है वो उनको इम्यूटेबल बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? रीड ओनली कीवर्ड को यूज करके, ताकि फर्दर डाउन जो है इनकी वैल्यू चेंज ना हो। बेस्ट यूज केस कब होता है? तो जो रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली वो आपके जो है वो डेटा मॉडल्स के लिए यूज किए जाते हैं, जहाँ पे आप DTO वगैरह बनाते हो वहाँ पे ये यूज होते हैं। और आपकी जो क्लासेस हैं बेसिकली वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यूज होती हैं, जहाँ पे आप सर्विसेज को कोई लॉजिक आपको जो है वो इंजेक्ट करना है या कोई रिपॉजिटरी DB कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट करना है, तो बेसिकली क्लासेस आपके जो है वो जो आपका डेटाबेस इंजेक्शन होता है, जो आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है बेसिकली उसके लिए यूज होते हैं। तो अब हम लोग जो है फाइनली और एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पर कि आपके जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है क्लासेस का, उसको आपको कहाँ अच्छे से यूज करना चाहिए और कहाँ उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जब आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात करते हो तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आपका जो बेसिकली इसी के लिए बना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपका जो है वो बहुत ईजी और क्लीन हो जाता है, और आप जो है वो सिंपल डेटा जहाँ पर आपका होल्ड करना है उसके लिए आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। आपको इसको रीड ओनली के साथ जो है पेयर करना चाहिए, हमेशा जो है उसको रीड ओनली के साथ पेयर करो, क्योंकि नहीं तो फिर आपकी जो फील्ड की सेफ्टी नहीं रहेगी और उनकी वैल्यू जो चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो म्यूटेबल होते हैं। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक आपका है जहाँ पे आपको इफ एल्स वगैरह यूज करना है, कोई और कंडीशनल यूज करना है, तब आपको क्लासिक कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहिए, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आपका जो है वो क्लास के साथ ही डिफाइन होता है। तो वहाँ पर आप लॉजिक नहीं कर पाओगे, इफ एल्स वगैरह नहीं लगा पाओगे, उसके लिए आपको क्लासिक कंस्ट्रक्टर ही यूज करना पड़ेगा।
अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए जहाँ पे आपकी जो है वो म्यूटेबिलिटी जो है वो मैटर करती है कि आपका जो है वो म्यूटेबल ना हो, इम्यूटेबल हो, तो आप प्रेफर करो कि आप जो है वो आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को अवॉइड करो और आप जो है वो यूज़ करो क्लासिक कंस्ट्रक्टर। बट फिर भी अगर आप जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना चाहते हो तो उसको फिर आप जो है वो रीड ओनली के साथ पेयर करना ना भूलो, उसको हमेशा जो है रीड ओनली बनाओ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं जो है थोड़ा सा कोड में भी आपको जो है समझा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर जो है वो कोड में होता है। तो यही कोड मैंने वहाँ पे जो है वो सिमिलर कोड लेके आपको समझाया, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो ये आपकी जो क्लास है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्लासिक कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है और क्लासिक कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 2 प्राइवेट रीड ओनली फील्ड बनाई है और फिर यहाँ पे हम लोगों ने फील्ड में पैरामीटर असाइन किया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर एज और अंडरस्कोर नेम को जो एक्सेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, अंडरस्कोर नेम है और अंडरस्कोर एज है। यहाँ पर नेम और एज एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो अगर मैं अंडरस्कोर हटा दूँ यहाँ से तो आपको जो है वो यहाँ पे एरर आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पर जो जो आपका क्लासिक कंस्ट्रक्टर है उसमें जो पैरामीटर होते हैं उनका स्कोप कहाँ होता है, आपके कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर होता है, उसके बाहर आपको जो है वो उनका एक्सेस नहीं होता है। तो बाहर एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर फील्ड बनाते हैं और फील्ड बना के यहाँ पे जो है वो एक्सेस करते हैं। तो इसको आप इस तरह से जो है वो देख सकते हो। और अगर आप जो है वो एक्सेस करना चाहते हो इनको, जो आपके पैरामीटर्स हैं, तो उनको आप कैसे यूज करोगे, उनको आप जो है यूज करोगे आपकी फील्ड के थ्रू। अब यहाँ पर आपका जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस हो जाता है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर वाला लॉजिक बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो इस तरह से मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका जो लॉजिक है इसको आप यहाँ से जैसे कट कर लेते हो, ऐसे यहाँ से आपने इसको कंट्रोल सी कर लिया और फिर आप यहाँ पे जो है वो कंट्रोल बी कर दो ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये सारा कुछ आप यहाँ से इतनी लाइन ऑफ कोड जो है वो हटा सकते हो, बिल्कुल हट जाएगा। और फिर आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हो, ये आपके जो अंडर स्कोर है इनकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, इनको आप हटा सकते हो। तो बहुत ही क्लीन आपका जो है वो कोड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो आपका क्लासिक कंस्ट्रक्टर था उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। वही चीज़ एग्जैक्टली आपकी यहाँ पर ये वाली क्लास जो है वो दिखाती है कि कैसे आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो है वो बिहेव करता है। तो मैंने आपको जो है वो करके भी दिखा दिया कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कैसे बिहेव करता है क्लास के साथ। मैंने इसको चेंज कर दिया, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि दोनों कोड जो है वो बने रहें। बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है आपको कर दिया था उसको इस तरह से। तो ये आपका यहाँ पर जो है वो वापस आ गया है। अब एक चीज़ और समझ लो, आपकी क्लासेस के साथ तो ये चीज़ होती है, स्ट्रक्चर के साथ भी आपकी जो है वो ये चीज़ होती है। तो स्ट्रक्चर में भी आप यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाते हो जो कि आपका क्लासिक कंस्ट्रक्टर है, फिर आप यहाँ पे फील्ड बनाते हो और फिर आप जो है वो पैरामीटर को फील्ड में साइन करते हो, फिर यहाँ पे जो है फील्ड के थ्रू एक्सेस करते हो। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका जो है वो जो स्ट्रक्चर होता है उस पर भी लागू होता है। स्ट्रक्चर के केस में भी आप यहाँ पर जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो और फिर सीधा आप जो वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर पे भी जो है वो ये आपका इक्वली इंप्लीमेंट होता है। अब हमारा जो मेन यहाँ पर पार्ट था वो था हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला। तो यहाँ पे मैंने एक जो है वो सर्विस बनाई हुई है और इस सर्विस में मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ रीड ओनली फील्ड बनाई हुई हैं। अब ये रीड ओनली फील्ड बेसिकली क्या करेंगी, जो आपकी डिपेंडेंसी है उनको होल्ड करेंगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारी डिपेंडेंसी को पास कर रहे हैं और फिर यहाँ पे फील्ड में वो डिपेंडेंसी असाइन कर रहे हैं। एंड फर्दर डाउन हम लोग क्या करेंगे, इन फील्ड को हम लोग जो है एक्सेस करेंगे। अभी तक हम लोग यही करते आए हैं। तो इस कोड को अगर हम लोग जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा कि आपकी क्लास जो है सीधा आप यहाँ पर जो है वो पास कर सकते हो, अपनी जो आपकी डिपेंडेंसी सीधा यहीं पे पास कर सकते हो और उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर में फील्ड बना के और वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सीधा सीधा आप जो पूरे थ्रू आउट द क्लास कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि कितना आपका क्लीन हो जाता है यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। बहुत सारे लाइन ऑफ कोड और बहुत सारा कन्फ्यूजन आपका यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाता है। तो ये बेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हो। कहाँ नहीं यूज करना चाहिए वो भी मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो इसके बाद आपको जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कहाँ कब और कैसे यूज करना है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन और कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एन आंसर फॉर योर डाउट। सो दैट बीइंग सेड, हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।